हम लोग कल दर्शन शास्त्र की जो विभिन्न शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उसकी चर्चा कर रहे थे। और आपको याद होगा कि दर्शन शास्त्र की तीन प्रमुख शाखाएं या ब्रांचेस हैं, जो कि मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा एवं एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा है। और जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य के जीवन के तीन सर्वोच्च मूल्य हैं, जिसे हम सत्यम शिवम सुंदरम या ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस कहते हैं। तो जहां पर सत्य का अन्वेषण तर्कशास्त्र लॉजिक के अंतर्गत, तो वहीं सौंदर्य के प्रत्यय को हम सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स के अंतर्गत, और जो शिवम मंगलमय कल्याणकारी गुड हाईएस्ट गुड, उसे हम एथिक्स या नीति शास्त्र के अंतर्गत समझते हैं। अब हम लोग आज ये देखेंगे कि यह नीति शास्त्र, जिसे हम अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। एथिक्स टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस। यूनानी शब्द इथोस से एथिक्स शब्द डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा इत्यादि है। ट्रेडिशन, कस्टम, प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। नीति शास्त्र को ही नैतिक दर्शन भी कहा जाता है, और नैतिक दर्शन मॉरल फिलॉसफी में जो मॉरल शब्द है वह डिराइव हुआ है लैटिन के मोर्स से। एथिक्स डिराइव हुआ ग्रीक इथोस से, तो मॉरल डिराइव हुआ मोर्स से, और मोर्स का भी वही अर्थ है परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा इत्यादि। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र का घनिष्ठ संबंध समाज में प्रचलित परंपरा, मान्यता, रीति रिवाज और प्रथाओं से है। नीति शास्त्र के स्वरूप, क्षेत्र आदि का विवेचन करने के पूर्व हमें नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन, एथिक्स या मॉरल फिलॉसफी के ऐतिहासिक विकास क्रम पर विचार करना आवश्यक है। क्योंकि जैसे जैसे एथिक्स का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है, वैसे हम पाते हैं कि उसका नेचर, स्कोप और प्रॉब्लम और डिफरेंट होते जाते हैं। तो हम एथिक्स के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र का ऐतिहासिक विकास। और नीति शास्त्र के ऐतिहासिक विकास क्रम में हम नीति शास्त्र की तीन प्रमुख विधाओं को, डिसिप्लिन्स को पाते हैं। नीति शास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम नॉर्मेटिव और आइडियल एथिक्स के रूप में होता है।
मानकीय अथवा आदर्शमूलक नीतिशास्त्र। कालांतर में हम नीतिशास्त्र की जो दूसरी विधा को पाते हैं उसे हम मेटा एथिक्स और एनालिटिकल एथिक्स कहते हैं। अधिनीतिशास्त्र अथवा विश्लेषणात्मक नीतिशास्त्र। वर्तमान में जो नीतिशास्त्र की विधा है उसे हम एप्लाइड एथिक्स और प्रैक्टिकल एथिक्स कहते हैं। अनुप्रयुक्त अथवा व्यावहारिक नीतिशास्त्र। अब हम लोग इन तीनों जो नीतिशास्त्र के जो प्रकार हैं उनकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया, नीतिशास्त्र का जो आरंभिक स्वरूप है वह नॉर्मेटिव और आइडियल एथिक्स का है, अर्थात आरंभिक रूप में नीतिशास्त्र एक आदर्शमूलक अथवा मानकीय विज्ञान के रूप में हमें प्राप्त होती है, जिसका उद्देश्य मनुष्य के लिए आदर्श अथवा मानक की स्थापना करना है। द पर्पज ऑफ नॉर्मेटिव और आइडियल एथिक्स इज टू lay down the norms or ideals for human being, because in reference to given norms or ideals we do evaluate the conduct or behavior of human beings, and apart from that we also evaluate the voluntary acts of human beings. आदर्श अथवा मानक की स्थापना करना ही आदर्श मूलक अथवा मानकीय नीतिशास्त्र का उद्देश्य है, क्योंकि इन आदर्श अथवा मानक के आधार पर ही मनुष्य के आचरण, व्यवहार आदि का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है और इसी प्रकार मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का भी नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन संभव होता है। हम जब आगे बढ़ते हैं तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हमें नीतिशास्त्र की एक नवीन विधा प्राप्त होती है, जिसे हम अधिनीतिशास्त्र अथवा विश्लेषणात्मक नीतिशास्त्र अथवा समीक्षात्मक नीतिशास्त्र कहते हैं। मेटा एथिक्स, एडवांस एथिक्स और क्रिटिकल एथिक्स। यहां पर
यह विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार से अधिनीति शास्त्र अथवा विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र प्रयोजन और स्वरूप की दृष्टि से मानकीय अथवा आदर्श मूलक नीति शास्त्र से भिन्न है। हम जैसा कि जानते हैं, आदर्श मूलक अथवा मानकीय नीति शास्त्र का प्रयोजन अथवा उद्देश्य आदर्श अथवा मानक की स्थापना करना है, establishing ideals or norms for human society, जबकि अधिनीति शास्त्र मेटा एथिक्स और एनालिटिकल एथिक्स का उद्देश्य किसी आदर्श अथवा मानक की स्थापना न होकर के अपितु उसका उद्देश्य जो नैतिक निर्णयों में प्रयुक्त होने वाले नैतिक पद हैं उनके अर्थ का स्पष्टीकरण करना है। नैतिक निर्णय क्या होते हैं? नैतिक निर्णय हम उसे कहते हैं जब हम मनुष्य के आचरण, व्यवहार, चरित्र एवं कर्म आदि का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यह कहें कि मोहन एक सच्चरित्र व्यक्ति है, मोहन इज अ गुड पर्सन, और मोहन इज अ वर्चुअस पर्सन, या फिर हम यह कहें कि मोहन का यह कर्म विशेष उचित कर्म है या सत्कर्म है, द पर्टिकुलर एक्ट ऑफ मोहन इज राइट एक्ट, या फिर जब हम यह कहते हैं कि यह शुभ कर्म है, तो प्रश्न यह है कि यह शुभ, उचित, सत्कर्म आदि जो नैतिक प्रत्यय हैं उनका अर्थ क्या है? यह तो स्पष्ट होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि इन नैतिक पदों का अर्थ स्पष्ट ना हो तो नैतिक निर्णय देने का कोई उद्देश्य अथवा प्रयोजन ही नहीं रहेगा। Whenever we pass a moral judgment, it is very much important that we must know what these ethical terms mean. Otherwise, there is no sense in passing the moral judgment. इसके अतिरिक्त अधिनीति शास्त्र का कार्य नैतिक निर्णयों के स्वरूप, अर्थ और प्रमाणीकरण का विश्लेषण करना है। अधिनीति शास्त्र के उदय में समकालीन पाश्चात्य दर्शन के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक आंदोलन अथवा संप्रदाय लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक भाववाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। तार्किक भाववाद की मूल मान्यता क्या है? तार्किक भाववाद की मूल मान्यता यह है कि दर्शन का कार्य विश्लेषण और स्पष्टीकरण है, और इस प्रकार से दर्शन भाषा की समीक्षा है। Philosophy is the critique of language, and the purpose of philosophy is to clarify the meaning of a thought. अधिनीति शास्त्र के पश्चात वर्तमान में जो हम नीति शास्त्र की विधा को पाते हैं वह अप्लाइड एथिक्स और प्रैक्टिकल एथिक्स है, जिसे हम हिंदी भाषा में अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र अथवा व्यवहारिक नीति शास्त्र कहते हैं। आइए अब हम इस पर विचार करें कि किस प्रकार से यह जो अद्यतन नीति शास्त्र की विधा या डिसिप्लिन है वह पूर्व की जो नीति शास्त्र की विधाएं हैं उनसे कैसे भिन्न है। अनुप्रयुक्त अथवा व्यवहारिक नीति शास्त्र का प्रयोजन ना तो किसी आदर्श अथवा मानक की स्थापना करना है, जैसा हम आदर्श मूलक अथवा मानकीय नीति शास्त्र में करते हैं, और ना ही
इसका प्रयोजन नैतिक पदों के अर्थ का विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण करना और ना ही नैतिक निर्णयों के स्वरूप, अर्थ और प्रमाणीकरण की विवेचना करना है, अपितु अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का एकमात्र प्रयोजन यह है कि जो मनुष्य की अस्तित्वात्मक समस्याएं हैं उनका व्यवहारिक दार्शनिक समाधान प्रस्तुत करना. The purpose of applied ethics is to provide philosophical practical solution to human existential problems. अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र या अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत हम दर्शन शास्त्र के जो प्रमुख सिद्धांत अथवा आदर्श हैं उनका अनुप्रयोग या एप्लीकेशन मनुष्य के जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान में करते हैं और इसी कारण से अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र को व्यवहारिक नीति शास्त्र या प्रैक्टिकल एथिक्स भी कहा जाता है क्योंकि इट इज इंटीमेटली रिलेटेड विद आवर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ. सो इट इज प्रैक्टिकल एथिक्स और इट इज अप्लाइड एथिक्स. अनुप्रयुक्त अथवा व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत हम इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हैं जैसे कि पर्यावरण की समस्या और उसके संदर्भ में अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरणीय नीति शास्त्र का विवेचन एवं विश्लेषण एनवायरमेंटल एथिक्स को एनालाइज और डिस्कस किया जाता है. इसके अतिरिक्त हम यहां पर लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस एवं नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की समस्या को देखते हैं और यहां पर विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेशंस हैं, व्यवसाय हैं, उनके नीति शास्त्र का भी विवेचन किया जाता है जिसे हम प्रोफेशनल एथिक्स या व्यवसाय मूलक या वृत्ति मूलक नीति शास्त्र कहते हैं. इन समस्याओं के अतिरिक्त यूथेनेसिया की समस्या जिसे हम इच्छा मृत्यु कहते हैं, ह्यूमन क्लोनिंग, एबॉर्शन जैसे अनेक एथिकल इश्यूज को विश्लेषित किया जाता है और दार्शनिक धरातल पर इन समस्याओं का समाधान किया जाता है. तो हम यह पाएंगे कि जैसे जैसे नीति शास्त्र में विकास होता है वैसे वैसे नीति शास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र निसंदेह परिवर्तित हो जाता है. जैसे कि प्रारंभिक आदर्श मूलक अथवा मानकी नीति शास्त्र में जहां नीति शास्त्र का स्वरूप आदर्श मूलक है और जिसका उद्देश्य आदर्श अथवा मानक की स्थापना करना है और इस कारण से आदर्श मूलक अथवा मानकी नीति शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को फॉर्मुलेट किया जाता है. उदाहरण के तौर पर सुखवादी नीति शास्त्र, हेडोनिस्टिक एथिक्स, पूर्णतावादी नीति शास्त्र, परफेक्शनिस्ट एथिक्स और परफेक्शनिज्म, कांट का नीति शास्त्र, कांटीय नीति शास्त्र, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म आदि. इन सब का संबंध मानकी अथवा आदर्श मूलक नीति शास्त्र से है. वहीं पर जब हम मेटा एथिक्स में आएंगे, अधिनीति शास्त्र में, तो वहां पर नीति शास्त्र का
स्वरूप और क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा और यहां पर इसका स्वरूप विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक होते हुए नैतिक पदों को विश्लेषित करते हुए नैतिक निर्णयों के अर्थ, स्वरूप और प्रमाणीकरण की विवेचना करता है। और अंत में अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीतिशास्त्र स्वरूप और क्षेत्र की दृष्टि से इन दोनों से भिन्न है। अब हम इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर नीतिशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। Now we will make an attempt to provide a suitable or an adequate definition of ethics. नीतिशास्त्र को अनेक दार्शनिकों ने, विचारकों ने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कुछ विचारक यह कहेंगे कि नीतिशास्त्र मानव व्यवहार अथवा आचरण का वैज्ञानिक अध्ययन है। एथिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट और बिहेवियर। तो वहीं कुछ अन्य विचारक नीतिशास्त्र को इस रूप में परिभाषित करेंगे कि नीतिशास्त्र वह विज्ञान है जो कि मनुष्य के जीवन के सर्वोच्च मूल्यों को विवेचित एवं विश्लेषित करता है। यदि हम नीतिशास्त्र की उपयुक्त परिभाषा देने का प्रयास करें जो कि उसके स्वरूप और क्षेत्र दोनों को ही समुचित ढंग से प्रस्तुत करे, तो वह परिभाषा कुछ इस प्रकार की होगी। नीतिशास्त्र एक आदर्श मूलक अथवा मानकीय विज्ञान है जो कि सामाजिक जीवन जीने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करती है और इसके अतिरिक्त वह आदर्श अथवा मानक की स्थापना भी करती है, क्योंकि बिना आदर्श अथवा मानक की स्थापना किए मनुष्य के कर्म, आचरण, व्यवहार आदि का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन संभव ही नहीं है। So, ethics can be defined in this manner that ethics is a normative or ideal science which tries to morally evaluate or pass moral judgment upon the voluntary acts of normal human beings living in the society. And apart from that, ethics has to prescribe norms or ideals. And reference to these norms or ideals, we can easily evaluate the conduct or behavior or voluntary acts of human beings. आइए अब इसी परिभाषा का विश्लेषण करें, इसके इंग्रेडिएंट्स को जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम यह प्रकार का विज्ञान है। एथिक्स इज अ काइंड ऑफ साइंस बट विद अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। व्हाट इज दैट क्वालिफाइंग एडजेक्टिव? इट इज एन आइडियल और नॉर्मेटिव साइंस। नीतिशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है, यह तो सही है, लेकिन इसके साथ में विशेषण जोड़ दिया गया और विशेषण यह है कि वह आदर्श मूलक अथवा मानकीय
विज्ञान है। हम नीतिशास्त्र को विज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो विज्ञान की जो पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, उसमें हम निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता को पाते हैं। तो उसी प्रकार से नीति शास्त्र में भी जो नैतिक मानदंड अथवा आदर्श होते हैं, उन्हें भी वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। इन मॉरल स्टैंडर्ड्स में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। यद्यपि नीति शास्त्र जो सामान्य विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि को रख सकते हैं, उनसे स्वरूपतः भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक अथवा सामाजिक विज्ञान है, जो हमारी नेचुरल साइंसेस हैं अथवा सोशल साइंसेस हैं, हिस्टोरिकल साइंसेस हैं, वे मूलतः वर्णात्मक अथवा तथ्यात्मक होते हैं। दे आर बेसिकली डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल साइंस, जबकि नीति शास्त्र मूलतः आदर्श मूलक अथवा मानकीय है। अर्थात नीति शास्त्र का संबंध तथ्यों से ना हो करके अपितु मूल्यों से है, आदर्शों से है। इसके बाद जब हमने नीति शास्त्र को परिभाषित करते हुए यह कहा कि उसका उद्देश्य क्या है, कर्म का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करना या कर्म पर नैतिक निर्णय देना। तो देखिए, यहां पर स्पष्टीकरण यह है कि सर्वप्रथम हम सभी के कर्मों का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन नहीं करते हैं, अपितु हम केवल मनुष्यों के कर्म का ही नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं। वी ओनली मॉरली इवेलुएट द एक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉट ऑफ एनिमल्स। हम केवल मनुष्य के ही कर्मों का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे, अर्थात उन पर नैतिक निर्णय देंगे, पशुओं के कर्म पर नहीं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई यह कहे कि अमुक गाय बड़ी सच्चरित्र है और अमुक गाय बड़ी दुष्चरित्र है? नहीं, ये बड़ा रिडिकुलस है to say a particular cow is a virtuous cow and this cow is not virtuous, dishonest or something like that. क्यों? क्योंकि बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जो पशु के कर्म होते हैं वह मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट के द्वारा गाइडेड होते हैं, और पशु में संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल का अभाव होता है, जबकि मनुष्यों में संकल्प की स्वतंत्रता पाई जाती है, वर्ण की स्वतंत्रता पाई जाती है। फ्रीडम टू चूज या फ्रीडम ऑफ विल ह्यूमन बींग्स में है, जो कि एनिमल्स में लैकिंग है, क्योंकि एनिमल्स के एक्ट्स बेसिकली इंस्टिंक्टिव होते हैं, मूल प्रवृत्ति सहज प्रवृत्तियों से अधिशासित होते हैं, रेगुलेट होते हैं। मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत हम कहते हैं भूख, प्यास और यौन इच्छा, hunger, thirst or sexual drive. These are basic instincts, basic physical instinct. ऐसा नहीं है कि केवल पशुओं में ये इंस्टिंक्ट है, मनुष्य में भी ये इंस्टिंक्ट है। Yes, but at the same time मनुष्य में विवेक भी है, डिस्क्रीशन है, मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ विल है, जबकि पशुओं में ना तो संकल्प की स्वतंत्रता होती है और ना ही उसमें विवेक का तत्व होता है जो यह निर्धारित कर सके क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है इत्यादि। मनुष्य जो है अपने भविष्य और कर्मों को नियोजित करता है, और जबकि पशुओं के जो कर्म होते हैं ज्यादातर वह मूल प्रवृत्ति के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सभी प्रकार के कर्म
नैतिक निर्णय का विषय नहीं है, अपितु केवल मनुष्य के ही कर्म नैतिक निर्णय का विषय है। बात यहीं पर नहीं रुक जाती है कि सभी मनुष्यों के कर्म नैतिक निर्णय का विषय है। नो, केवल जो सामान्य मनुष्य हैं उनके ही कर्म नैतिक निर्णय का विषय होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। और जब हम कहते हैं सामान्य मनुष्य के कर्म, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के एक्ट ही ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट है, अर्थात उन पर ही हम नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं। इसका अर्थ हो गया कि जो असामान्य व्यक्ति अर्थात जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या जो अबोध बालक हैं, उनके कर्म नैतिक निर्णय का विषय नहीं होंगे। केवल सामान्य मनुष्य, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इतने से ही बात नहीं बनी, साथ में एक और शर्त जोड़ दी गई कि सभी समान मनुष्यों के कर्म नैतिक निर्णय का विषय नहीं है, अपितु केवल उन्हीं समान मनुष्यों के कर्म नैतिक निर्णय का विषय है जो कि सामाजिक जीवन जी रहे हैं। क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज के बनाए हुए नीति, नियम, कानून, परंपराओं का पालन करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति समाज में नहीं रह रहा हो, अगर वो समाज का अंग ना हो, ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी का, तो फिर मॉरल नॉर्म्स का और मॉरल इवोल्यूशन का कोई अर्थ ही नहीं है। सामाजिक जीवन, यदि कोई व्यक्ति एकांत जीवन व्यतीत कर रहा है, जैसे कि कहीं जंगल में वो रह रहा है, तो उसका जो आचरण या व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, तो फिर उसके कर्म को हम नैतिक दृष्टि से मूल्यांकित थोड़ी ना करेंगे। हम तो केवल उन्हीं मनुष्यों के कर्मों को नैतिक दृष्टि से मूल्यांकित करेंगे या उन पर नैतिक निर्णय देंगे जो कि सामाजिक जीवन जी रहा हो। अर्थात जहां पर हमारे कर्म अथवा आचरण दूसरे को प्रभावित करते हैं और दूसरे के कर्म अथवा आचरण हमको प्रभावित करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि नैतिकता सदैव अंतर्वैयक्तिक होती है। मॉरलिटी इज ऑलवेज इंटरपर्सनल। मॉरलिटी इज ऑलवेज इंटरपर्सनल। नैतिकता सदैव अंतर्वैयक्तिक होती है। हमारा आचरण अथवा व्यवहार दूसरे को प्रभावित करेगा और दूसरे का आचरण अथवा व्यवहार हमको प्रभावित करेगा। क्योंकि हम समाज के अंतर्गत रह रहे हैं, तो समाज के बनाए जो नियम कानून है हमें उसका पालन करना चाहिए, चाहे वो हमारी भाषा हो, चाहे वो हमारा व्यवहार हो, चाहे वो हमारा परिधान हो। यस, ऐसा नहीं है कि जो सामान्य मनुष्य सामाजिक जीवन जी रहे हैं उनके सभी कर्म नैतिक निर्णय का विषय है। नो, नॉट एट ऑल। नॉट ऑल द एक्ट्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग द सोसाइटी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मॉरल जजमेंट। अपितु नैतिक निर्णय का विषय केवल मनुष्य के ऐच्छिक कर्म होते हैं। ओनली वॉलंटरी एक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट। यहां पर यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि मनुष्य के कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐच्छिक कर्म जिसे हम कहते हैं वॉलंटरी एक्ट, और दूसरे प्रकार के कर्म को हम अनैच्छिक कर्म या इनवॉलंटरी एक्ट कहते हैं। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, ऐच्छिक कर्म वे कर्म हैं जो हमारी इच्छा के अधीन हैं। Voluntary acts are those acts which we voluntarily choose or which we decide to act upon. जबकि इसके विपरीत अनैच्छिक कर्म या इनवॉलंटरी एक्ट वे कर्म हैं जिनके
चुनाव में हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। आप कहेंगे जरा उदाहरण से समझा दीजिए कि ऐच्छिक कर्म और अनैच्छिक कर्म क्या है। जैसे मेरा एक स्थान पर जाना, एक विशेष प्रकार के परिधान को पहनना अथवा नहीं जाना, या किसी दूसरे परिधान को पहनना, किसी से मित्रता करना अथवा नहीं करना, यह सभी हमारे ऐच्छिक कर्म है, दे आर वॉलंटरी एक्ट। किंतु हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, श्वास लेना छोड़ना, ब्रीदिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, यह आपके वॉलंटरी एक्ट नहीं है। अर्थात यह इस पर निर्भर नहीं है कि हम कहें कि चलो आधे घंटे हार्ट बीट ना हो, आधे घंटे के बाद जो है हृदय की धड़कन शुरू करते हैं। ना ना, आधे घंटे में तुम ऊपर ही चले जाएंगे, है ना। तो यह इनवॉलंटरी एक्ट है। सो ओनली द वॉलंटरी एक्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लिविंग इन सोसाइटी can be morally evaluated, or they have to be morally evaluated. बाद में हमने यह देखा कि इन कर्मों के मूल्यांकन के लिए आदर्श अथवा मानक का होना नितांत आवश्यक है। तो नीति शास्त्र का यह दायित्व है कि वह समाज के लिए आदर्श अथवा मानक की स्थापना करे। अब इसके पश्चात हम लोग नीति शास्त्र का जो अन्य विज्ञान के साथ संबंध है उसकी चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ एथिक्स विद अदर साइंसेस। और यहां हम रिलेशनशिप बिटवीन ethics and psychology, नीति शास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध की, ethics and sociology, नीति शास्त्र एवं समाज शास्त्र के संबंध की चर्चा, ethics and political science, नीति शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के संबंध की चर्चा, रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स, नीति शास्त्र एवं तत्व मीमांसा के संबंध की चर्चा,
और नीतिशास्त्र एवं धर्म रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड रिलीजन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नीतिशास्त्र एवं मनोविज्ञान के संबंध की चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं, नीतिशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन जीने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त नीतिशास्त्र में मनुष्य के आचरण, व्यवहार एवं चरित्र आदि पर भी नैतिक निर्णय दिया जाता है। नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान में अत्यंत ही सहज घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नीतिशास्त्र के अंतर्गत हम जिन पर नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं अथवा जिन पर नैतिक निर्णय देते हैं, उनके स्वरूप और प्रक्रिया आदि का विश्लेषण हमें मनोविज्ञान से प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य के आचरण, व्यवहार और चरित्र आदि को मनोविज्ञान विश्लेषित करता है और साथ ही साथ में वह यह भी विश्लेषित करता है कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक कारक हैं, वह कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो मनुष्य को किसी कर्म को करने के लिए प्रेरित अथवा बाध्य करते हैं। What are psychological factors that either influences or compels the human being to perform the particular act? तो यदि हमें इनका समुचित ज्ञान हो जाए कि मनुष्य किन परिस्थितियों में कौन सा कर्म करेगा, या फिर मनुष्य के आचरण, व्यवहार अथवा चरित्र आदि का निर्धारण कैसे होता है, वह कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के आचरण अथवा व्यवहार को प्रभावित करती है, तो इन पर नैतिक निर्णय देना मनुष्य के लिए सहज हो जाएगा। इस आधार पर ही कई विचारक यह प्रतिपादित करते हैं कि नीतिशास्त्र का मनोविज्ञान से कोई स्वतंत्र अस्तित्व न होकर के अपितु नीतिशास्त्र मनोविज्ञान की एक शाखा मात्र है। हम यद्यपि इस विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं कि नीतिशास्त्र मनोविज्ञान की एक शाखा या ब्रांच है, अपितु हम यह पाते हैं कि यद्यपि इन दोनों में अत्यंत घनिष्ठ संबंध तो है, किंतु स्वरूप, क्षेत्र और विधि की दृष्टि से ये एक दूसरे से नितांत भिन्न है। आइए अब हम स्वरूप की दृष्टि से विचार करें कि कैसे नीतिशास्त्र मनोविज्ञान से भिन्न है। हम जैसा कि जानते हैं कि मनोविज्ञान एक तथ्यात्मक अथवा वर्णनात्मक विज्ञान है। इट इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ फैक्चुअल साइंस, वेयर एथिक्स इज एन आइडियल और नॉर्मेटिव साइंस। तो स्वरूप की दृष्टि से दोनों एक दूसरे से भिन्न है ही, क्योंकि नीतिशास्त्र का उद्देश्य तथ्यों का वर्णन नहीं करना है, अपितु आदर्श अथवा मानक की स्थापना करना है। क्योंकि यदि आदर्श अथवा मानक नहीं होंगे तो हम मनुष्य के कर्मों का नैतिक दृष्टि से कैसे मूल्यांकन करेंगे, राइट? सो in terms of nature, the two are entirely different. One is normative, another one is factual or descriptive. Now, moving to scope, क्षेत्र। अगर क्षेत्र की दृष्टि से विचार करें तो हम यह पाएंगे
कि नीति शास्त्र का क्षेत्र मनोविज्ञान की तुलना में कहीं अधिक संकुचित है। कैसे? बड़ी स्पष्ट सी बात है। जहां पे नीति शास्त्र का संबंध मनुष्य के जीवन के क्रियात्मक पक्ष से है, एक्टिविटी पार्ट से, राइट? तो वहीं पर मनोविज्ञान का संबंध मनुष्य के जीवन के केवल क्रियात्मक पक्ष, एक्टिविटी पार्ट से न होकर के अपितु भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक पक्ष से भी होता है। एक बात तो यह समझ में आई कि क्षेत्र की दृष्टि से मनोविज्ञान अधिक विस्तृत है। दूसरा, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि नीति शास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सामाजिक जीवन जीने वाले समान मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं। फाइन। जबकि साइकोलॉजी में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। साइकोलॉजी के अंतर्गत हम केवल समान मनुष्यों के कर्मों, समान मनुष्यों के आपके जो है आचरण व्यवहार को विश्लेषित नहीं कर रहे हैं, अपितु असामान्य, मानसिक रूप से विक्षिप्त, है ना, एबनॉर्मल साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, या अबोध शिशु, चाइल्ड साइकोलॉजी। और इतना ही नहीं, बल्कि मनोविज्ञान के अंतर्गत तो जो एनिमल साइकोलॉजी भी है, पशु के भी आचरण और व्यवहार का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। तो इस दृष्टि से हम यह पाएंगे कि नीति शास्त्र का क्षेत्र मनोविज्ञान की तुलना में कहीं अधिक संकुचित है। अगर हम विधि की दृष्टि से विचार करें तो हम क्या पाएंगे कि मनोविज्ञान की जो विधि है वो प्रायोगिक विधि है। इट इज एक्सपेरिमेंटल, द मेथड इज एक्सपेरिमेंटल, राइट? तो यही कारण है कि जहां कहीं भी मनोविज्ञान होगा उसके साथ में एक प्रयोगशाला, लैब जरूर होती है। जबकि फिलॉसफी के लिए ऐसी किसी लैब की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है, जो वर्ल्ड है, स्वयं में एक लैब है फिलोसफर्स के लिए। सो इन दैट वे, जिस प्रायोगिक या वैज्ञानिक विधि का प्रयोग मनोविज्ञान में हम पाते हैं, वैसी विधि नीति शास्त्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो कल हम लोग नीति शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच में जो संबंध है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।